तो आज का टॉपिक स्थानीय स्वशासन भाग 1। इसका भाग 2 बन चुका पहले, लेकिन भाग 1 बाद में बन रहा है। ठीक, तो इसको थोड़ा समझ लो। स्थानीय स्वशासन है क्या, पहले ये समझ लो। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक स्थानीय और दूसरा शासन। मतलब ऐसी शासन व्यवस्था जो स्थानीय स्तर पे हो, ग्राम स्तर पे हो, पंचायत स्तर पे हो। ठीक, तो इसके दो भाग हैं, एक स्थानीय स्वशासन का है ग्रामीण भाग और एक शहरी भाग। तो आज हम खरो दूध पको है तो आज हम इसमें भाग 1 में जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज से स्थानीय स्वशासन की शुरुआत नहीं हुई। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत मानी जाती है बहुत पहले मौर्य काल से। मौर्य काल से चाणक्य महोदय की जो किताब है अर्थशास्त्र, उसमें ये सब व्यवस्थाएं दी गई हैं कि पहले जो विकास, जब चंद्रगुप्त मौर्य रहे, मौर्य शासन रहा, तो उसमें जो क्षेत्रीय विकास कैसे हुआ, उसमें छोटे छोटे अधिकारी बनाए गए और एक तालुका बांट दिया गया छोटे छोटे क्षेत्र में कि उन्हें विकास करना है। फिर ये प्रक्रिया चली आई और ये बंद नहीं हुई और ये मुगल काल तक आ गई। मुगल काल तक चली गई और मुगल कालों के बाद, जैसे मुगल काल था तो उस समय अंग्रेज आए और सबसे पहले 1864 में जो भारत सरकार में जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने स्थानीय स्वशासन को मान्यता ये दी कि कुछ जो काम है करने के लिए तो वो स्थानीय स्तर पे करवाए जाएंगे, लेकिन पूरा जो होता प्रारूप, उसकी रूपरेखा नहीं तैयार की गई। फिर ये चलता रहा धीरे धीरे और 1870 में लॉर्ड मेयो की अध्यक्षता में, ये अंग्रेज महोदय हैं, लॉर्ड मेयो की अध्यक्षता में जो स्थानीय स्वशासन है उनके लिए कुछ क्रियात्मक और वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई कि जो स्थानीय स्वशासन है उसके विकास के लिए कुछ पैसा देने की व्यवस्था की गई पहली बार 1870 में। फिर 1882 लॉर्ड रिपन थे उसमें गवर्नर जनरल और ये मेयो थे 70 के समय में। तो इन्होंने उपखंड, तालुका तथा जिला बोर्ड, मतलब स्थानीय स्वशासन को ही जो कहते हैं व्यवस्थित रूप दिया लॉर्ड रिपन ने। इसी कारण इन्हें, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है और स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी इसे ही कहा जाता है। किसे? 1882 जो एक्ट आया स्थानीय स्वशासन के लिए, तो स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा ही बन गया, जिसमें उपखंड या तालुका तथा जिला बोर्ड बनाए गए विकास करने के लिए। क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा कि स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो 1882 लॉर्ड रिपन की जो व्यवस्था थी, ये जो लॉर्ड रिपन ने बनाया था उपखंड, तालुका या जिला बोर्ड अथवा जिला बोर्ड। ठीक, अब उसके बाद इसी को आगे बढ़ाने के लिए 1907 में एक शाही आयोग की स्थापना की गई। किसकी? शाही आयोग की, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे CEH हाबहाउस। इन्होंने कुछ व्यवस्थाएं की, जैसे ये हो चुका था ये क्रियात्मक और वित्तीय, इसी में कुछ ये जोड़ी गई कि और इसका क्षेत्र बढ़ाया जाए, जैसे शिक्षा पे भी थोड़ा सा जो निचली स्तर की शिक्षा है उस पर जोर दिया जाए और जो गांव का विकास है उसके लिए। ठीक, फिर 1919 एक्ट आया, जिसे बोलते हैं भारत शासन अधिनियम। इसी में द्वैध शासन भी आया। ठीक, और द्वैध शासन के जनक हैं कर्टियस। क्वेश्चन पूछ लेता है कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है, तो कार्टियस को। ठीक, तो द्वैध शासन का मतलब ये है, इसको थोड़ा समझ लो। एक ब्रिटिश सरकार शासन करती थी, जो ब्रिटिश सरकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक वो शासन करती थी और एक में ब्रिटिश सरकार थी थे, तो दो हो गए, तो वो द्वैध शासन। इसके जनक कौन थे? कार्टियस। फिर 1935 अधिनियम आया, जिसमें बहुत सारे अनुच्छेद हैं जो भारतीय संविधान में 1935 से बहुत सारी चीजें दी गई हैं। उसमें पहली बार पूर्ण रूप से जो स्थानीय स्वशासन है इसे राज्य का विषय बना दिया गया कि मतलब जो भी इसमें काम करना है,
वो केंद्र सरकार नहीं देख देख करेगी, कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी, चाहे उसमें कानून बनाना हो या उसमें कुछ परिवर्तन करना हो। ठीक, अब उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा है, संविधान बना, उस समय गांधीवादी नेता थे श्रीमन नारायण। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि श्रीमन नारायण किस विचारधारा के नेता थे, तो गांधीवादी। तो इन्होंने नीति निषेध तत्वों पर बहुत जोर दिया कि ये होने चाहिए, और वो व्यवस्था की गई बादशाह में। और गांधीवादी नेता ही हैं एक केसी कुमारप्पा। तो जब संविधान लागू हुआ, पंचायतों की व्यवस्था हो रही थी, तब इन्होंने स्थानीय स्वशासन पर बहुत जोर दिया कि ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी का ये मानना था कि स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की आत्मा, जो सबसे ज्यादा विकास है वो जमीनी स्तर से होना चाहिए, मतलब पैर से लेके सर तक। जो गांव का विकास होगा तो धीरे धीरे से बढ़ता चला जाएगा, तो पूरा शहर तक हो जाएगा। तो भाग 4 कुमारप्पा स्वामी और नारायण, श्रीमन नारायण अग्रवाल, इनका बहुत अहम रोल रहा है, इन्होंने बहुत जोर दिया। फिर उसके बाद जब पहला मंत्रिमंडल बना 1951-52 में, मतलब 52 में, तो पहली बार 2 अक्टूबर 1952 को पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम पहल बनाई, जिसका पहला कार्य था, मतलब पहली योजना इसमें बनाई गई थी, राष्ट्रीय प्रसाद सेवा, और ये आया था 1953 में। ठीक, अब इसकी जो क्रियाशीलता थी वो उतनी सफल नहीं थी, क्योंकि केंद्र स्तर से लेकर नीचे जमीनी स्तर तक जैसा विकास होना चाहिए था, ऊपर ऊपर तो होना शुरू हो गया था, जो सरकार बनी, लेकिन जो नीचे का था स्थानीय स्वशासन, उसमें उतनी गति नहीं आ पाई। तो इसकी जांच के लिए 1956 में एक बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई, जिसमें पहली बार पंचायत को त्रिस्तरीय करने की मांग उठाई गई। जो त्रिस्तरीय देख रहे हो, ये जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत, इसकी बात की गई। ठीक, तो अब उसकी रिपोर्ट, वो मतलब जो 1956 है, बलवंत राय मेहता, उसकी रिपोर्ट देख लो पहले। ठीक, क्या कहा था उसने? तो बी.आर. मेहता की रिपोर्ट आई पहले, मतलब स्थापना की गई बी.आर. मेहता, जो बनाई गई रिपोर्ट 56 को, और जो प्रस्तुत की गई वो 1957 को। उसमें कुछ इस प्रकार सिफारिशें की गई थी। पहली बार जो स्थानीय स्वशासन है उसे त्रिस्तरीय पंचायत बनाने की मांग की गई, जिसमें 3 स्तर बनाए गए, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर ब्लॉक पंचायत और उच्च स्तर पर जिला पंचायत। और सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप के लिए सिफारिश की, मतलब ये कि जो सरकार है वो ग्राम पंचायत के लिए कानून नहीं बनाएगी, जो योजनाएं, कार्य योजनाएं हैं, वो अपना ग्राम पंचायत खुद बनाए। सरकार का सिर्फ काम होगा उसका निरीक्षण करना, मतलब कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है। और इसी आधार पर सारी बातें मानी गई बलवंत राय मेहता की, और इसी आधार पर सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में, ग्राम पंचायत में, पहली बार स्थानीय स्वशासन या त्रिस्तरीय पंचायत लागू की गई, पहली बार। और इसके 9 दिन बाद 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के महबूब जिले में लागू किया गया। अब ये लागू तो हो गया, ये दूसरा है। इसके पहले प्रथम प्रयोग 1958 में किया गया था आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लेना, जब पूछेगा कि पहली बार स्थानीय स्वशासन का या पंचायत स्तर का प्रयोग कहाँ किया गया, प्रयोग के तौर पर देखी गई, तो आंध्र प्रदेश में पहली बार। लेकिन जब लागू किया गया पहली बार तो राजस्थान में। दूसरे मतलब पहला राज्य था राजस्थान, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। ठीक, अब थोड़ा ये समझ लो कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा होते हैं, फिर इसके बाद जो अन्य समितियां हैं वो बताते हैं। तो ग्राम सभा समझ लो पहले कि किसी एक गांव की जो मतदाता सूची होती है उसमें दर्ज कुल नाम जो है, जो जितने मतदाता हैं उसमें दर्ज कुल मतदाताओं की संख्या को ग्राम सभा कहते हैं। ठीक, और जो समूह बन गया, मान लो ये मतदाता सूची बन गई,
तो ये क्या बन गई, ग्राम सभा। अब इसमें जो सदस्यों के नाम है वो क्या बन गए, सदस्य, ग्राम सभा सदस्य। और ग्राम सभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो चाहिए वो 18 वर्ष। ठीक, किसी गांव के निर्वाचन नामावली में दर्ज कुल नामों के समूह को क्या कहते हैं, ग्राम सभा। ग्राम सभा। ठीक, और जो नाम है उनको अगर पार्टिकुलर व्यक्तिगत बताया जाएगा तो सभी मतदाता। ठीक, और इन मतदाताओं को ही जो वोटर्स हैं इन्हें क्या कहा जाता है, ग्राम सभा का सदस्य, ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं। ठीक, ग्राम सभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष चाहिए। अब ग्राम सभा के सदस्य ही ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। जैसे प्रधान हो गया और सदस्य हो गया, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। 21 वर्ष और यहाँ पर भी 21 वर्ष। जो ग्राम सभा के सदस्य हैं उसका अगर हमें सदस्य बनना तो कम से कम कितनी आयु हो, 18 वर्ष हो। और ग्राम पंचायत के सदस्य बनना तो उसके लिए कम से कम कितनी आयु हो, 21 वर्ष। और ग्राम प्रधान के लिए भी 21 वर्ष। इनका कार्यकाल दोनों का 5 वर्ष है, लेकिन इसका आजीवन जब तक मर न जाए। लेकिन बड़ा हंसने वाली बात है, कुछ लोग मर जाते हैं फिर भी वोट पड़ते रहते हैं। ठीक, वो एक अलग बात है। मर गए कहते हैं डलवा लो अपने प्रधान जी पड़ोसी का लड़का, ठीक है जितवा लो, मुर्दों वाले पड़ गए वोट, वो एक अलग बात है। ठीक, तो ये आजीवन इनका कार्यकाल क्या, जब तक जिंदा वोट डालोगे। इनका 5 वर्ष। तो अब इनको चुनता कौन है, इनको चुनते सभी ग्राम सभा के सदस्य, वो भी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से। हमने निर्वाचन आयोग वाले अध्याय बताया था कि जो ग्राम पंचायत का चुनाव है, स्थानीय स्वशासन का चुनाव है, वो कैसा होता है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब सीधे जनता द्वारा, सीधे मतलब जनता को पता होता है कि आप किसको वोट कर रहे हैं और कौन जीतेगा। और एक चीज थोड़ा समझ लो, सबसे ज्यादा अगर भारत में कोई कठिन चुनाव है तो ग्राम प्रधान का एक एक वोट गिनती पे होता है कि कौन सा वोट हमें मिल रहा है, कौन सा नहीं मिल रहा है। समझ गए, एक बार विधायक का चुनाव जीत जाओगे आराम से, उतना मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी, बस जेब ढीली करते रहो, पैसा फेंकते रहो। ग्राम पंचायत के चुनाव, प्रधान के चुनाव, एक एक वोट पता होता है, उनका वोट किधर जाएगा, फलाने का वोट किधर जाएगा, ढिमका किधर जाएगा। सबसे बड़ा चुनाव ग्राम पंचायत का, और वो भी कैसा, प्रत्यक्ष। इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि पता होता है कौन जीत रहा है। ठीक, अब जो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं वो ग्राम पंचायत सदस्य के लिए वोट करते हैं और ग्राम प्रधान के लिए भी वोट करते हैं। दोनों की न्यूनतम आयु कितनी है, 21 वर्ष। अगर योग्यता में शिक्षा देखा जाए तो कुछ नहीं, अभी कुछ राज्य ने जैसे बनाया, हरियाणा ने कम से कम कक्षा 5 पास होना चाहिए, और होना भी चाहिए। अगर गांव का विकास, योजनाएं नहीं जानोगे, नई स्कीम चलाई जाएगी, वो आपको पता ही नहीं कि कौन सी स्कीम चल रही है। तो और भी मानक बनाए जा रहे हैं, जैसे 2 बच्चे से अगर अधिक हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो। योग्यता में वो मानक ठीक है, होने चाहिए। अब ये प्रधान बन गए, सदस्य बन गए, इसका एक मानक होता है कि ग्राम सभा तो बन गई। इसे पता चल गया कि एक गांव में जितने मतदाता हैं उनको सबको मिला के ग्राम सभा गठन होता है। और अनुच्छेद की बात करेगा तो 243 का ठीक, 243 का में ग्राम सभा गठन है। लेकिन ग्राम पंचायत जब कहेगा तो नीति निषेध तत्व में अनुच्छेद 40। ठीक, अब इसके लिए निर्वाचन होना है तो कम से कम एक ग्राम पंचायत में कितने वोटर होने चाहिए, 1000 न्यूनतम माना गया। अगर एक गांव में 1000 वोटर है, ठीक, तो वो ग्राम पंचायत घोषित कर दी जाएगी और ग्राम सभा भी रहेगी। ये तय है कि प्रत्येक ग्राम सभा, ठीक, ग्राम पंचायत का भाग होती है। और ये कह सकते हो प्रत्येक ग्राम पंचायत एक ग्राम सभा होती है। प्रत्येक ग्राम सभा ग्राम पंचायत नहीं हो सकती, लेकिन प्रत्येक ग्राम पंचायत ग्राम सभा जरूर होती है। जो कैसे होती है, मान लो 4 गांव है, इनमें से कोई एक ही ग्राम पंचायत बनेगा, तो ये अपने आप में पहले ग्राम सभा भी तो है, क्योंकि यहाँ पे भी तो मतदाता सूची है, उसमें नाम है। और इन 3 गांवों का समूह मिला के इसके साथ सब क्या बन जाएगा, ग्राम पंचायत। ठीक, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत ग्राम सभा भी होती है, लेकिन प्रत्येक ग्राम सभा ग्राम पंचायत नहीं होती है। ठीक,
तो ग्राम पंचायत हो गया चुनाव, 1000 कम से कम जनसंख्या के लिए हमें 11 सदस्य चाहिए। मतलब अगर 1000 वोटर्स हैं हमारे पास, 1000 से 11 तो 12 तक हो जाते हैं, तब भी हमें कितने सदस्य चाहिए? 11 सदस्य। और अगर 3000 तक है, ठीक, 3000 तक है मान लो, तो 13, और 3000 से ऊपर है 15 बस। तो ज्यादा बढ़ेगा तो नगर पंचायत बन जाएगा, 20,000 के ऊपर का पहुंच गया वोटर में। कितना? 20,000 के ऊपर, ठीक। फिलहाल ये 3000 तक 13 रहेंगे, 3000 के ऊपर जाएंगे तो 15 सदस्य रहेंगे। इन सदस्यों का ग्राम पंचायत का 5 वर्ष। अब इसमें भी थोड़ा वो चुनाव का समझ लो कि मध्यावधि चुनाव इसमें भी हो जाते हैं इसमें, लेकिन उपचुनाव भी हो जाते हैं। जैसे आम चुनाव पड़े 3 होते हैं। अब जैसे मान लो कि कोई सदस्य है, ठीक, किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो कोई वार्ड खाली हो जाएगा, तो जो वार्ड खाली हो जाएगा उस वार्ड के लिए चुनाव करवा दिया जाता है, ठीक। लेकिन इसमें जो अविश्वास प्रस्ताव है वो थोड़ा सा दूसरे स्तर का है। पहली बार, पूरी ग्राम पंचायत जितने गांव हैं सब मतदाता 2/3 लिखित रूप से दें अविश्वास प्रस्ताव के लिए, और जो सदस्य है उसका भी 2/3, ठीक। तब अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। पहली कंडीशन, चुनाव परिणाम आने के 6 महीने पहले नहीं ला सकते हो, ठीक। अब मान लो 6 माह बीत गया, उसके बाद लाए और अविश्वास प्रस्ताव फेल हो गया, तो फिर 2 वर्ष और नहीं लाओगे, ठीक। और जैसे 5 वर्ष होने वाले हैं और 6 महीने चुनाव का बचा है, तो चुनाव के 6 माह पहले नहीं लाओगे, तो बचा समय कितना? 2 साल ही तो बचा। अब उसमें जो कर पाओ कर लो। मतलब चुनाव होने के 6 महीना पहले नहीं लाओगे, जब चुनाव होने वाला हो उसके 6 महीना पहले, और चुनाव हो चुका है उसके 6 महीना के अंदर नहीं लाओगे। दोनों बातें समझ में आ रही है? तो लाओगे कब? 6 महीना बाद, और उधर समय आपका 6 महीने से अधिक बचा हो। अगर फेल हो गया तो 2 वर्ष तक भूल जाओ कुछ अविश्वास प्रस्ताव होता है, ठीक। और जो पंचायतों में आरक्षण है 243 का डी, इसमें जो SC ST और OBC और जो महिलाओं के आरक्षण के लिए 243 का डी में व्यवस्था की गई है। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब ये होता है, मान लो 2 प्रधान एक जीतता है, दूसरा नंबर पे रहता है, तीसरे नंबर पे रहता है, तो दूसरा ये दावा करे कि हमारे ग्राम पंचायत की जनता हमारे साथ है, और जो हमारे सदस्य हैं वो हमने तोड़ लिए हैं, खरीद लिए हैं। तो 2/3 मतलब जैसे 11 सदस्य हैं तो कम से कम 8, मान लो 300 लोग हैं तो उसका 75% निकाल दो, ठीक, 67% लगभग, वो 2/3 निकाल दो, मिला के जितना बने वो लिखित रूप से आ जाए। तो जो प्रधान वर्तमान में है उसे इस्तीफा देना पड़ेगा, और जिसने दावा किया है वो घोषित कर दिया जाएगा, ठीक। अब इसमें जैसे कई बार ग्राम पंचायत बीच में भंग हो जाती है, प्रधान की मृत्यु हो गई तो दूसरा सब्स्टिट्यूट बना दिया जाता है, लेकिन अगर नया चुनाव हुआ तो शेष कार्य के लिए ही होगा। वही है बिल्कुल जैसे निर्वाचन आयोग पढ़े थे, उपचुनाव होना एक सीट के लिए, उस सीट पर चुनाव हो जाएगा, वो शेष कार्य के लिए होगा, बाकी दोनों में पूर्ण कार्य के लिए होगा। जैसे मान लो मृत्यु हो गई तो फिर बनी है ये चुनाव हो गए। अगर मान लो प्रधान की मृत्यु हो जाती है तो जो सदस्य हैं उनमें से एक को बनाया जाएगा टेम्परेरी, लेकिन 6 महीने के अंदर प्रधान के लिए चुनाव होगा जरूर, ठीक। सदस्य की मृत्यु होती है तो सदस्य के लिए चुनाव होगा, ठीक। तो ये सब जो ग्राम सभा या ग्राम पंचायत संबंधित थी रिपोर्टें वो सब किसकी थी? BR मेहता के अनुसार, इन्होंने जैसे सिफारिश की थी उसी हिसाब से। और ये अनुच्छेद 44 है कहाँ पे आपका? भाग 4 नीति शिक्षक तत्व में, जिसमें ग्राम पंचायतों का अनुच्छेद 40 भाग 4 में। अब देख लो उसके बाद जो है 1977 में अशोक मेहता समिति, दूसरी समिति अशोक मेहता समिति, ये आई 1977 में। और ये बलवंत राम मेहता जो समिति थी उसकी जांच के लिए ही आई, समझ लो कि इसमें क्या कमियां हैं, जो कुछ हो कमियां तो फिर देखा जाए। तो उसमें सबसे पहले जैसे
बलवंत राय मेहता समिति में बताया गया कि पंचायत 3 स्तरीय होना चाहिए, और अशोक मेहता समिति में उसका खंडन कर दिया गया। ये बोल दिया गया द्विस्तरीय होनी चाहिए। कौन कौन से? एक मंडल पंचायत और एक जिला पंचायत। बीच वाला खत्म कर दिया गया। मंडल पंचायत में कम से कम 15 से 20 गांव का समूह हो, ठीक। और पहली बार न्याय पंचायत की मांग की गई अशोक मेहता समिति में, जो अभी भी लागू है। मतलब क्वेश्चन पूछ लेता है कि न्याय पंचायत किस समिति की सिफारिश थी, तो अशोक मेहता की, तो न्याय पंचायत। और इन्होंने कहा अशोक मेहता ने इनकी रिपोर्ट में कि 4 वर्ष का कार्यकाल हो, जो ग्राम पंचायत है उसका कार्यकाल 4 वर्ष हो। और चुनाव कैसे होने चाहिए? दलीय आधार पर चुनाव। मतलब जैसे दलीय आधार पर चुनाव नहीं होते हैं पंचायत में, कभी किसी को ओखल मिल जाता है, कभी कन्नी मिल गई, इमली मिल गई, लेकिन ये नहीं होता किसी को हाथी मिले, कमल मिले या पंजा मिले, मतलब कोई दल से संबंधित चुनाव नहीं होता है, ठीक। लेकिन इन्होंने कहा कि दलीय चुनाव प्रणाली होनी चाहिए, कि दल से लड़ाया जाए चुनाव। पृथक वित्त आयोग की बात की इन्होंने ये कहा कि स्थानीय सुशासन के लिए, मतलब स्थानीय विकास के लिए एक राज्य में वित्त आयोग का गठन होना चाहिए, ठीक। ये थी इनकी सिफारिश है अशोक मेहता की। फिर इनके बाद एक समिति आई थी PVK राव समिति 1985। इसमें ये कहा गया कि अल्प विकेंद्रीकृत व्यवस्था होनी चाहिए। इसका मतलब समझ लो, जो स्थानीय स्वशासन है ये विकेंद्रीकृत है, तो इन्होंने बात की थी अल्प विकेंद्रीकृत की। इन्होंने मुख्य उद्देश्य ये था कि जो केंद्र सरकार है उसके कंट्रोल में स्थानीय स्वशासन होना चाहिए, जो राज्य वाला हिस्सा इसे खत्म कर दो, तो अल्प विकेंद्रीकृत हो जाएगा, तो सीधे केंद्र से और राज्य से। उसका मतलब वही है कि प्रधान जी कोई समस्या है तो अपने विधायक से नहीं कहेंगे, सांसद से कहें जाके, प्रधानमंत्री से कहें जाके। मतलब बीच में गैप जो था वो खत्म किया जा रहा था, सीधे केंद्र सरकार से राज्य सरकार, लेकिन वो गलत था। दो कैसे? अब यहाँ पे मान लो तुम्हें किसी प्रधान से मिलना है या विधायक से मिलना, तो आसानी से मिल सकते हो। अब बोल दिया जाए कि जाओ किसी मंत्री से मिलना है, तो ढूंढ ही लो पहले, पता लगे हम जानते नहीं मंत्री को। सकल से कितने लोग जानते हैं मंत्री को? मान लो प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी को सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी हैं। अब ये हम अश्विनी वैष्णव को खड़ा कर देंगे कहीं गांव में किसी में, तो पूछेंगे ये कौन? नहीं जानते हैं। स्मृति ईरानी को खड़ा कर देंगे, नहीं जानते हैं। अब मान लो यूट्यूब पे देख रहे हैं, एक आध वो जानते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी नहीं जानते हैं। उनसे ज्यादा हीरो हीरोइन को जानते होंगे, क्योंकि टीवी पे देखते रहते हैं, ठीक। तो इन्होंने क्या कहा कि अल्प केंद्रीकृत होनी चाहिए, लेकिन कार्यकाल इन्होंने फिर क्या कहा भाई? 5 वर्ष। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट को दोहरा दिया, 5 वर्ष होना चाहिए। फिर LM सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी 1986, इन्होंने कहा कि दलीय भागीदारी नहीं होनी चाहिए। जैसे इन्होंने कह दिया था कि चुनाव कैसा होना चाहिए, अशोक मेहता समिति का इन्होंने खुल के विरोध किया कि अगर ऐसे होगा तो बात तो वही रहेगी, चाहे स्थानीय स्वशासन हो या राज्य स्तर पे हो, केंद्र स्तर पे हो, वो तो फिर दलीय व्यवस्था होगा, विकास हो ही नहीं पाएगा। अभी पता लगा भाजपा का प्रधान जीत गया, तो भाजपा वालों की तरफ रोड डलवा दिया, जो सपा वाले हैं तो जाओ तुम घूमो, फिर जमीनी स्तर से विवाद रहेगा, ठीक। फिर क्या? पंचायत राज अधिकरण, मतलब जो पंचायत में किसी भी प्रकार की समस्याएं घटित होती हैं या उत्पन्न होती हैं, उनके लिए अधिकरण की मांग की गई इसमें LM सिंघवी रिपोर्ट में, कि एक अधिकरण होगा तो इनका निपटारा करता रहेगा, मतलब एक कोर्ट के जैसा, न्यायालय जैसा। और करारोपण की शक्ति प्रदान करने की बात की, कि जो पंचायतें हैं, स्थानीय स्वशासन है, इसे अपने विकास के लिए छोटे मोटे जो कर हैं वो लगाने का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये थी LM सिंघवी रिपोर्ट, जो ये है LM सिंघवी, और इन्होंने ही पहली बार पंचायतों को संवैधानिक, मतलब संवैधानिक की जाए पंचायतें, इसकी मांग की थी, ठीक। फिर इसके बाद PK थुंगन समिति 1988, इन्होंने भी वही मांग दोहराई थी। इन्होंने कही थी संवैधानिक सुधार लगी, संवैधानिक सुधार की, संवैधानिक सुधार होना चाहिए। वही बात वित्त आयोग की इन्होंने बात की थी? नहीं, इन्होंने नहीं की थी। PVK राव नहीं, ये अशोक मेहता ने, अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट को उन्होंने कुछ कॉपी किया कि वित्त आयोग का गठन होना चाहिए, और नियोजन एवं समन्वय भी समिति की बात की कि इसका हो, और कार्यकाल इन्होंने फिर वही क्या कहा? 5 वर्ष। लेकिन इन्होंने एक चीज उसमें कही कि कोई पंचायत अगर चाहे राज्य तो अपना कार्यकाल 5 वर्ष से कम भी कर सकता है, लेकिन न्यूनतम कार्यकाल कितना होना चाहिए? 3 वर्ष। मतलब 3 वर्ष से कम नहीं कर सकते हो किसी भी हालत में, ठीक। अब कुछ इसके जो प्रमुख और काम हुए,
61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय। उसमें यह हुआ कि पहले मतदाताओं की उम्र थी 21 वर्ष, जिसे घटाकर कर दिया गया 18 वर्ष। 64वां संविधान संशोधन 1990 में आया, जिसमें यह कहा गया था, जो LM सिंघवी की रिपोर्ट है उसी के आधार पे था कि जो पंचायतें स्थानीय स्वशासन वो केंद्र से सीधे डायरेक्ट संपर्क में होना चाहिए, जिसे लोकसभा में पास कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा में विरोध आने के कारण असफल हो गया। फिर मुख्य जो संविधान संशोधन हुआ 73वां 1992 में, जिसमें PV नरसिम्हन राव प्रधानमंत्री थे देश के, और पहली बार पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। कब? 1992 में, जिसे दर्जा के रूप में लागू कर दिया गया। और पहली बार जब संवैधानिक दर्जा मिल गया स्थानीय स्वशासन को, तो MP में पहला MP मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट है जहां पंचायतों का स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद कहीं लागू किया गया, तो वो मध्य प्रदेश में लागू किया गया। अब कुछ इसके अन्य तथ्य देख लो। ये अनुसूची 11 का भाग है, और अनुसूची 11 में 29 कुल विषय जिनके जो ज्यादा महत्वपूर्ण वो हमने लिख दिए हैं। अनुच्छेद 243 का G या छ, ठीक, जैसे शिक्षा संबंधी व्यवस्था करना, बाजार में मेले लगवाना। ग्राम पंचायत का कार्य है कि अगर वो चाहे तो बाजार या मेले लगवा सकता है अपने यहाँ, ठीक। पेयजल नल वगैरह लगते हैं पंचायतों में, तो उसी में रहता है। परिवार कल्याण, गरीबी उन्मूलन, और गरीबी उन्मूलन आया कब? छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, यही तो है। इस समय सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, लेकिन 84 में मार दी गई, फिर राजीव गांधी बने। लेकिन गरीबी उन्मूलन का जो नारा था वो आ गया, और उसमें किसमें जोड़ दिया गया? अनुसूची 11 में, पंचायती राज में। मत्स्य उद्योग, जो मछली पालन वगैरह है, ये लघु वन उपज, जो जंगलों से कुछ व्यापार होते हैं लकड़ी कड़ी वाले, जो बेचने वाली खासकर होती है, उसके संबंध में। खादी ग्रामोद्योग, कहीं देखा खादी वाले कपड़े वगैरह, तो ग्राम पंचायत चाहे तो खादी की एक दुकान अपने ग्राम पंचायत में करवा सकती है, कपड़े खरीदने के लिए, बेचने के लिए। कोई करना चाहे उसे तो छूट नहीं मिलती सरकार की तरफ से। सड़कों का निर्माण करवाना, पुलिया का निर्माण, पुल का निर्माण करवाना, ये ग्राम पंचायतों का है। जो दुर्बल वर्ग के SC ST या अन्य वर्ग, उनके कल्याण के लिए कुछ सुविधाएं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो सार्वजनिक राशन वगैरह जो उसकी व्यवस्था सब कौन करवाता है? ग्राम पंचायत। और पशुपालन, मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन, इसका सब ये काम कौन देखता है? ग्राम पंचायत। अब मान लो समस्या ये आती है कि इसमें बहुत सारी चीजें पता ही नहीं होती है, या पता भी तो हम क्या करें? थोड़ी देर के लिए, जैसे मान लो आपके यहाँ जल की समस्या है, पुलिया सड़कों की समस्या है, तो इसे आप लिखित रूप में पहले अपने ग्राम प्रधान को देंगे, ठीक। और जिसकी समस्या है उसके हस्ताक्षर प्लस उसमें या उसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनके। उसके बाद अगर वो नहीं सुनता है तो उसकी एक कॉपी सहित दूसरा प्रार्थना पत्र अपने खंड विकास अधिकारी को देंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को, वीडियो को नहीं, BDO को, ये समझ लो थोड़ा, इसको देना है BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो वो आगे जो मुख्य विकास अधिकारी होता है, CDO, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, उसके पास वो रिपोर्ट भेजता है। फिर वहां से तुम्हारी जो समस्या है उसकी जांच होती है। अगर पुख्ता पाई जाती है कि समस्या है तो उसका समाधान कर दिया जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो सीधे आप CDO के दीजिए। फिर भी नहीं होता तो एक फिर IGRS चल रहा है, ऑनलाइन शिकायत के माध्यम पोर्टल से, मुख्यमंत्री को वो सारे जो कागजात हैं जितने किसी अधिकारी को भेजे थे उन्हें कॉपी करके भेज देंगे, तब समाधान निश्चित हो जाएगा। नहीं, अगर मान लो कि ये किसी पुलिया पे किसी एक आदमी का ही घर है, कोई नहीं करने को तैयार है, तब भी बनेगा। ग्राम पंचायत के अंदर की बात हो, जरूरी नहीं कि उसमें 10 लोगों का साइन हो ही, लेकिन है तो उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है कि मतलब एक सार्वजनिक समस्या है। अगर एक लोग का हस्ताक्षर देखा जाएगा व्यक्तिगत समस्या, कई बार इसे इग्नोर कर देते हैं कि नजरअंदाज करवाता है, एक आदमी का देखा जाएगा दोबारा से, ठीक। अच्छा, ये थोड़ा सा रह गई थी। चुनाव आयोग, चुनाव सुधार संबंधित समितियां थी। सबसे पहले ये आई थी 1962 में के संथानम समिति, दूसरी 1974 में आई तारकुंडे समिति,
1990 में दिनेश गोस्वामी समिति और 1998 में इंद्रजीत गुप्ता समिति। इन समितियों का मुख्य उद्देश्य था जो स्थानीय स्वशासन है या निर्वाचन है उसकी प्रक्रिया में थोड़ा शिथिलता लाना, सहूलियत से निर्वाचन करना। ठीक, और तो समय समय इसमें कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि इन समितियों का कार्य मतलब कालक्रम क्या है, तो इन्हें कालक्रम से याद रखो कि संथानम तारकुंडे दिनेश गोस्वामी इंद्रजीत गुप्ता और सन सहित याद रखो। ठीक, बाकी इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं प्लस आरक्षण व्यवस्था और नगरीय शासन, इसे देखेंगे आप भाग 2 और भाग 3। आज के लिए इतना है।